तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, बता दूं, जब मैं अपने उत्तर दूंगा उससे पहले आपने कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दे देने हैं या किसी पेज में अपने उत्तर लिखने हैं कि आपके ये प्रश्न सही हुए हैं या गलत हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो प्रश्न पूछा गया है 11, शिक्षक श्यामपट्ट पर क्या खींचकर पाठ को रोचक बनाता है। विकल्प में है चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र या उक्त सभी। तो चलिए बताइए इसका क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, उक्त सभी। चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र ये सभी शिक्षक श्यामपट्ट पर खींचकर पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है 12, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं को सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं है। विकल्प में है निरंतरता, सही तकनीक का उपयोग, ए और बी दोनों, डी है वाद विवाद। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प डी, वाद विवाद का होना आवश्यक नहीं है। बाकी जो निरंतरता है, सही तकनीक का उपयोग, इनका होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 13, पूछा गया है गोदान उपन्यास किस रचनाकार द्वारा रचित है। अपना उत्तर दीजिएगा। विकल्प में है प्रसाद, निराला, पंत या प्रेमचंद। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, प्रेमचंद जी का ये उपन्यास हो जाएगा गोदान। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसे हिंदी साहित्य जो उपन्यास विधा है उसका एक अनमोल रत्न माना जाता है, ठीक है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो समय निकाल कर इसे अवश्य पढ़िएगा, बहुत सुंदर उपन्यास है ये। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है फूल फूल में कौन सा समास है। क्या है ये, फूल फूल नहीं फल फूल पूछा गया है। फल फूल में कौन सा समास होगा बताइए। कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा कि जो फल फूल में है ये द्वंद्व समास हो जाएगा, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी की हमारी टीम के द्वारा मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ उनके लिए कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है एलटी और पीजीटी हिंदी के लिए। अगर आप इन्हें भी प्राप्त करना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 15, प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो जो प्रयाग है यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताना है कि कौन सा वो उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प ए, प्र। अगला प्रश्न है 16, कुख्यात शब्द का विलोम होगा। विकल्प में है प्रख्यान, विख्यान, सुख्यान या डी उक्त सभी। तो यहाँ पर जो 16 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, विख्यात। कुख्यात शब्द का विलोम हो जाएगा विख्यात, ठीक है। अगला प्रश्न है 17, जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उसे क्या कहते हैं। विकल्प में है मूर्धा, तालव्य, कंठ्य, अनुनासिक। तो 17 का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा, कंठ्य। जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उसे कंठ्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है 18, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो चलिए विकल्पों का चयन करिए। यहाँ पर सही व्यंजन कौन सा होगा जो स्पर्श व्यंजन से संबंधित होगा। तो जो 18 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प डी, प, फ, ब ये सभी स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से एक युग्म गलत हो जाएगा, उसका चयन करना है। तो जो ये युग्म गलत हो जाएगा तो वो हो जाएगा सी, क्रूर और क्रूरता। क्या है, क्रूर और क्रूरता ये सही नहीं होगा। बाकी अपच्य और अपच्य ये सही हो जाएगा। काला गोरा ये सही हो जाएगा। बर्बर और सभ्य ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20, इनमें से कौन सा पंचमाक्षर में नहीं है। तो
तो चलिए 20 का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो 20 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, ब। ये पंचमाक्षर नहीं है, बाकी सभी पंचमाक्षर है या पांचवा अक्षर माने जाते हैं बाकी सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अपने सही विकल्प का चयन करना है। तो 21 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा, महाजमा उत्सव। अगला प्रश्न है तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत होगा? 4 विकल्प यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो चलिए इनका चयन कीजिए। तो 22 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। तो ये मेल गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 23 मनु मानो मनहु जनु जानो और ज्यों का प्रयोग किस अलंकार में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये वाला। विकल्प में है संदेह, उल्लेख, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो जो मनु मानो मनहु जनु जानो जयु ये प्रयोग होता है आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 23 का। अगला प्रश्न है यहाँ पर 24 रमेश दिल्ली जाएगा कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या कठिन वाक्य? तो 24 का सही विकल्प बताइए। तो यहाँ पर जो 24 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। रमेश दिल्ली जाएगा ये सरल वाक्य होगा। नहीं, एक मिनट रुकिए, ये रमेश दिल्ली जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं फिर से। हाँ जी बिल्कुल सही है, ये रमेश दिल्ली जाएगा ये सरल वाक्य होगा। अगला प्रश्न है 25 जहाँ किसी शब्द की उपाधियों का विवरण देना हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो विकल्प आपको दिखा देता हूँ, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या त्रुटि विराम। तो जो 25 होगा इसका सही विकल्प का चयन करना है आपने। तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी, अर्ध विराम का वहाँ पर चयन होता है। 25 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26, इसमें पूछा गया है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं, इनमें से एक अशुद्ध होगा, व्याकरण की दृष्टि से उसका चयन करना है। तो चलिए करिए। तो 26 का सही विकल्प यहाँ पर डी होगा, रचयिता। ये गलत हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से। अगला प्रश्न है 27 झुंड में कौन सी संज्ञा है? तो जो झुंड है यहाँ पर संज्ञा बतानी है, कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो 27 में जो संज्ञा प्रयुक्त हुई है ये समूहवाचक हुई है, झुंड। अगला प्रश्न है यहाँ पर 28, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक युग्म गलत होगा, बाकी सभी सही होंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सा युग्म होगा। तो 28 का सही विकल्प हो जाएगा सी, कलम तोड़ना, मारपीट करना। जो कलम तोड़ना होता है ये मारपीट करना नहीं होता है, बाकी सभी विकल्प सही हो जाएंगे। अरण्य रोदन करना, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान ना दे, खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, ये भी सही हो जाएगा, विकल्प ए भी सही हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना, बहुत कष्ट देना, तो ये भी सही हो जाएगा, पर जो विकल्प सी है ये सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है 29, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए इसका चयन कीजिए। विकल्प में है समाज, मंडल या वन या उक्त सभी पुल्लिंग होंगे। तो 29 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, उक्त सभी। समाज, मंडल और वन ये सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 30, कामायनी किसकी कृति है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, कामायनी किसकी कृति होगी इसका आपने बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर आपने देना है, इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है? वहाँ पर मैं ये सभी पीडीएफ आपको सेंड कर देता हूँ। इसके पश्चात हमारी टीम के द्वारा
LT टेट, LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप संपर्क कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है सारा प्रोसीजर। संपर्क करने के लिए यहाँ पर नंबर दे दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर संपर्क अवश्य करिएगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, स्वर ध्वनि का प्रकार गलत है। तो बताना है, यहाँ पर स्वर ध्वनि के कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक गलत होगा, उसका हमने चयन करना है, वो कौन सा होगा। विकल्प में है दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या यण। तो यहाँ पर जो गलत विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, यण स्वर ध्वनि का प्रकार नहीं होता है। क्या है, जो यण होता है ये स्वर ध्वनि का प्रकार नहीं होता है। बाकी दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व ये तीनों ही स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 2। इसमें पूछा गया है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। विकल्प में है कौरवी, सरहिंदी, ए और बी दोनों या नाग भाषा। तो आपने सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो दूसरे का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, कौरवी और सरहिंदी खड़ी बोली के दूसरे नाम हैं। आपने कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है ना, मेरे उत्तर देने से पहले। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा आपको कितनी आवश्यकता है अब प्रैक्टिस करने की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, घर जमाई संगठनात्मक आधार पर कैसा शब्द है। विकल्प में है यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ या उपयोगात्मक। तो बताना है सही विकल्प कौन होगा 3 का। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, जो घर जमाई है यह यौगिक शब्द के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है 4, उ का उच्चारण स्थान क्या है। बहुत अच्छा और सिंपल सा प्रश्न है ये वाला। विकल्प में है कंठ्य, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ। तो चलिए सही विकल्प बताइए क्या आएगा यहाँ पर। तो जो चौथे का सही विकल्प यहाँ पर आएगा तो वो आएगा विकल्प डी, ओष्ठ। अर्थात जब हम उ का उच्चारण करते हैं उस समय हमारे होठों या ओठ में किसी प्रकार की आकृति बन जाती है तो उसे ओष्ठ कहा जाता है। सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। विकल्प में है बृहस्पति, टोली, सोसाइटी या कंपनी। तो बताइए 5वें का सही विकल्प क्या होगा। तो जो 5वें का सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प ए, बृहस्पति यह पुल्लिंग शब्द होगा। बाकी टोली, सोसाइटी और कंपनी ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द होंगे। इसका भी ध्यान रखना आपने। देखिए एक ही प्रश्न में आपके 4 प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है 6। इसमें पूछा गया आपसे, जाके प्रिय न राम बदेही पंक्ति किस कवि की है। बहुत अच्छी और आसान पंक्ति है। विकल्प में है सूरदास, तुलसीदास, बिहारी या मीराबाई। तो जो विकल्प के सभी कवि हैं या विद्वान हैं ये सभी भक्ति काल से संबंध रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए विकल्प का सही उत्तर बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो जो जाके प्रिय न राम बदेही है तो ये पंक्ति हो जाएगी तुलसीदास जी की। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 6 का। इसके पश्चात आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, इन सभी का उत्तर आपने देना है। जितने भी प्रश्नों का उत्तर मैं पूछता हूँ सभी को उनके उत्तर देने हैं, क्योंकि इससे आपका एक तो रिवीजन होगा और दूसरा आपको पता चलेगा कि ये सही विकल्प हो जाएंगे। आगे से आपको ये याद रहेंगे जितने भी प्रश्न पूछना हो। प्रश्न ये होगा, देखिए जो बिहारी है इनकी एक रचना का नाम बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ। तो जो बिहारी है, बिहारी की एक रचना है बिहारी सतसई। तो इसमें आपने बताना है कितने बिहारी सतसई में बिहारी ने कितने दोहों को प्रयोग किया गया है। अर्थात इसमें जो इनकी रचना है बिहारी सतसई, इसमें कुल कितने दोहे संकलित हैं ये आपने बताना है, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, 700 के आसपास है। अब एग्जैक्ट आपने बताना है, ठीक है, कितने होंगे। उसके पश्चात आपका अगला प्रश्न होगा, जो सूरदास हैं ये किस प्रकार की भक्ति को प्रयोग में लाते थे। इसके पश्चात अगला प्रश्न होगा तुलसीदास जी की भक्ति भी बतानी है आपने। और चौथा प्रश्न ये हो जाएगा कि मीराबाई की भक्ति भी आपने बतानी है, इनकी भक्ति क्या क्या होंगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7वां पूछा गया है, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो बताइए जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा।
विकल्प 4 आपके समक्ष दिए गए हैं यहाँ पर। तो सातवें का जो सही विकल्प हो जाएगा, तो सातवें का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, जगत जमा ईश। ये जगदीश का सही विकल्प हो जाएगा, संधि विच्छेद। अगला प्रश्न 8, अनामिका किसकी कृति है? विकल्प में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, मीराबाई या महादेवी वर्मा। तो 8वें का सही विकल्प बताइए क्या आएगा? तो अनामिका हो जाएगी यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। और इनकी दो और महत्वपूर्ण रचनाएं बता देता हूँ। जो राम की शक्ति पूजा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके पश्चात वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली और मतवाला पत्र इनके द्वारा निकाला जाता था। अगला प्रश्न है 9वां, इसमें पूछा गया है दया सागर में कौन सा समास है? क्या है जो दया सागर शब्द यहाँ पर दिया गया है, इसमें बताना है कि समास कौन सा होगा। विकल्प में है द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु। तो 9वें का सही विकल्प बताइए क्या होगा? तो 9वें का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है दया सागर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 10, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। क्या है? उसके मुख को कोई कमल और कोई चंद्र कहता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग में लाया गया है? विकल्प में है भ्रांतिमान, संदेह, उल्लेख या विभावना। तो 10वें का सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर जो 10वें का सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प सी, उल्लेख किया गया है ये। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 11, निम्न में से कौन सा युग्म गलत होगा? तो यहाँ पर कुछ युग्म आपके समक्ष दिए गए हैं। पहला युग्म है दांत काटी रोटी, गहरी मित्रता, जलती आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना, बाँह पकड़ना, सहारा देना, धज्जियाँ उड़ाना, समझाना। तो 11वें का सही विकल्प कौन सा होगा? तो जो विकल्प डी है धज्जियाँ उड़ाना, इसका जो तात्पर्य या अर्थ समझाना नहीं होता है, बेइज्जती करना या निराश करना, इसी प्रकार इसका तात्पर्य निकलता है। बाकी जो दांत काटी रोटी, ये गहरी मित्रता होता है, बिल्कुल सही है। फिर जलती आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना, ये हो जाता है। फिर है बाँह पकड़ना, तो इसका तात्पर्य निकलता है सहारा देना। बाकी सभी विकल्प सही हो जाएंगे। जो विकल्प डी है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 12, इसमें पूछा गया है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध होगा? विकल्प में है तदुपरांत, खुराक, उच्छ्वास या अंजलि। तो 12 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर 12 का सही विकल्प हो जाएगा सी, उच्छ्वास। व्याकरण की दृष्टि से जो शब्द शुद्ध होगा तो वो विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 13, इसमें पूछा गया है छली शब्द का विलोम क्या होगा? तो जो छली है, छल देने वाला, इस शब्द का विलोम बताना है। 13 का कौन सा होगा? यहाँ पर आपको 2 ही विकल्प दिखा देता हूँ और आगे और भी दिखा देता हूँ, रुकिए। निश्चल, छलवा, धोखेबाज या तेजवान। तो बताना है यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा छली का। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, धोखेबाज। 13 का सही विकल्प सी नहीं होगा मित्रों, रुकिए फिर से बता देता हूँ। ये था आपका छली शब्द का विलोम। तो छली शब्द का विलोम ये हो जाएगा निश्चल, अर्थात जो कोई छल नहीं करता है, छल से होता है तात्पर्य जो छल करने वाला, उसे छली कहा जाता है। और जो निश्चल होता है वो किसी प्रकार का छल नहीं करता है। 13 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 14, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? विकल्प में है आपदा, विपदा, इलम या मुसीबत। तो 14 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, इलम। जो इलम शब्द है ये भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। बाकी आपदा, विपदा या मुसीबत, ये तीनों ही एक ही प्रकृति या एक ही अर्थ के हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 15, चिदम्बरा किसकी रचना है? विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा,
सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या सुमित्रानंदन पंत। तो 15 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो 15 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, सुमित्रानंदन पंत की रचना हो जाएगी। यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ मैं। आपको बताना है कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसी एक की रचना है कामायनी। तो बताना है वो किसकी रचना होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 16। इसमें पूछा गया है खलनायक में कौन सा समास है। विकल्प में है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो 16 का सही विकल्प कौन सा होगा। तो 16 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, कर्मधारय। जो खलनायक है इसमें कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 17। अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है। तो बताना है कि जो अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो 17 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, देशवाचक। जो देशवाचक है ये अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं होगा। बाकी इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक ये सभी ही अर्थ के आधार पर वाक्य होंगे। अगला जो प्रश्न है 18। इसमें पूछा गया है लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत होगा। चलिए देख लेते हैं। अंधा युग ये बताया गया है लक्ष्मी नारायण लाल का। अंधा युग नहीं, अंधा कुआं। चलिए अंधा युग निकल ही गया है तो आप बताइए जो अंधा युग है ये किसकी रचना होगी, ठीक है। इस रचना के रचनाकार का नाम आपने बताना है। फिर है चक्रव्यूह, तो ये बताई गई है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। फिर है बिना दीवारों के घर, ये मनु भंडारी की बताई गई है। और सफ़ेद कौवा ये मंजुल भगत की बताई गई है। तो बताना है इनमें से कौन सा असंगत है। तो जो 18 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी, जो चक्रव्यूह है यह लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं होगी। बाकी सभी रचनाएं अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल की हो जाएगी, बिना दीवारों के घर मनु भंडारी की रचना हो जाएगी और सफ़ेद कौवा मंजुल भगत की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न भी मिलान वाला ही है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम सरोवर इनकी रचना है। इसके पश्चात पूछा गया है राधा कृष्ण दास भारत मासा इनकी रचना बताई गई है। फिर है श्रीधर पाठक साकेत इनकी रचना बताई गई है। और फिर जो महादेवी वर्मा है दीपशिखा इनकी रचना बताई गई है। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा सही नहीं होगा। तो जो 19 में सही रचना नहीं होगी तो वो विकल्प सी हो जाएगी, जो श्रीधर पाठक है साकेत इनकी रचना नहीं होगी। बाकी प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हो जाएगी, भारत बारामासा राधा कृष्ण दास की रचना हो जाएगी और जो दीपशिखा है महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 20। इसमें पूछा गया है समास का विलोम क्या होगा। विकल्प में है व्यास, त्याग, राजा या नाराज। तो यहाँ पर जो 20 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, समास का विलोम व्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21। इसमें पूछा गया है जानकी मंगल किसकी रचना कृति है। विकल्प में है कालिदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा या देव। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा जानकी मंगल ये आपकी हो जाएगी तुलसीदास की रचना, भी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत हो जाएगा। विकल्प में है बहन, भगिनी, पत्र, पर्ण, अकेला, सबल, दोना, द्रोण। तो 22 का कौन सा विकल्प सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है अकेला, सबल ये सही नहीं होगा। बाकी बहन, भगिनी सही है, पत्र, पर्ण सही है, दोना, द्रोण ये सही होंगे। अगला प्रश्न है 23। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। विकल्प में है 16, 17, 14 या 15। तो 23 का सही विकल्प कौन सा होगा। तो 23 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, 16। चौपाई में 16 मात्राएं या छंद होती हैं। अगर कई बार पूछा जाए चौपई, अगर चौपई में पूछा जाए कितनी मात्राएं होती हैं तो ये हो जाएंगी 15। अगर पाई लगा दिया जाए तो ये हो जाएंगी 16। ठीक है, इसका भी विशेष ध्यान रखिए।
अगला प्रश्न है 24, बच्चा सो रहा है वाक्य में वाच्य होगा। विकल्प में है दंत्यवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य। तो बताना है 24 का सही विकल्प कौन सा होगा। तो विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। वीडियो के अंत में आपने बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, सभी इसका उत्तर बताइएगा। अगला प्रश्न है 25, इनमें से कौन अमृत का पर्याय है। विकल्प में है शुद्धि, अवज, सुधा या असी। तो 25 का यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो विकल्प सी हो जाएगा, जो सुधा अमृत का पर्याय या पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 26, उज्ज्वल में उपसर्ग है। तो बताइए उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग होगा। विकल्प में है आपके समक्ष उत, उज, उच्च या उप। तो जो 26 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, उत। उत उज्ज्वल में उपसर्ग है। बाकी है 27, जो छाती के बल चलता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। विकल्प में है उरग, राधा, सालग या प्रत्यक्षु। तो 27 का यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प ए, उरग। अर्थात उरग का तात्पर्य होता है छाती। तो जो छाती से चलने वाला हो उसे उरग कहा जाता है। उदाहरण के लिए मगरमच्छ, छिपकली इत्यादि। अगला प्रश्न है 28, कहानी में कौन सा प्रत्यय होगा। विकल्प में है आनी, नी, अनि या निय। तो 28 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो जो यहाँ पर 28 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, कहानी में आनी प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, आपको कई बार बताया है, जो उपसर्ग होता है वो आगे लगता है। जैसे उज्ज्वल में उत, ये उपसर्ग है, और जो प्रत्यय होता है ये प्रत्यय अंत में लगता है। जैसे कहानी में अंत में आने की ध्वनि आ रही है, ये प्रत्यय हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 29, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द प्राणीवाचक संज्ञा है। विकल्प में है लड़का, लड़की, माता पिता, भाई बहन, उक्त सभी। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उक्त सभी प्राणीवाचक संज्ञा होंगी। लड़का, लड़की, माता पिता, भाई बहन। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा, निर्वेद, विस्मय या रति। तो 30 का सही विकल्प बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर 30 का सही विकल्प हो जाएगा विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय। 30 का सही विकल्प सी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट के लिए जो कि दिसंबर में होगा उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट कर दिया जा रहा है। तो जो ये कोर्स स्टार्ट होगा तो ये होगा 15 दिसंबर 2022 से शुरू। ठीक है, और जो कोर्स का ड्यूरेशन है तो ये 3 मंथ के लिए रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो एलटी टेट है अब इसे टीजीटी हिंदी टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ एलटी टेट तक सीमित है, चाहे टीजीटी टेट होगा या फिर एलटी टेट होगा, दोनों के लिए ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इस कोर्स में क्या क्या फीचर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो पहला तो यहाँ पर आपको डेली रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। जो लेक्चर मिलने का समय रहेगा तो ये रहेगा 8 बजे सुबह। इसी के साथ आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी दी जाएगी। किसी को अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो वो पीडीएफ पढ़ना चाहता है तो उसे पीडीएफ भी दी जाएगी, या फिर वो पीडीएफ का प्रिंट निकालना चाहता है भविष्य में स्टडी करने के लिए तो वो उसे भी निकाल सकता है। तो जो पीडीएफ का समय रहेगा ये भी आपको 8 बजे ही दी जाएगी, और जो लेक्चर ये भी आपको 8 बजे ही सुबह दिया जाएगा। इसी के साथ देखिए हमारे जो कोर्स में महत्वपूर्ण चीज़ रहती है, सुबह आपसे कोई टॉपिक डिस्कस किया जाता है। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको सुबह पढ़ाया जाएगा, फिर शाम को उसी का टेस्ट लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि अगर आप किसी विषय को पढ़ रहे हैं फिर उसका रात को टेस्ट भी लगाते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का यही होता है कि आप पहले पढ़िए फिर टेस्ट लगाइए कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना समझ आया। ठीक है, तो जो ये मॉक टेस्ट का समय रहेगा तो ये 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का होगा। 1 घंटे का समय आपको टेस्ट के लिए दिया जाता है। तो डेली होगा ये मॉक टेस्ट, डेली आपको लेक्चर मिलेगा, डेली आपको पीडीएफ मिलेगी, डेली आपका मॉक टेस्ट होगा।
8 से 9 बजे तक आपका समय रहेगा मॉक टेस्ट का, और फिर आपको 9 बजे इसकी आंसर की दी जाएगी। ठीक है ना। इसके पश्चात जो आपके कोई सवाल जवाब रहते हैं तो ये होता है 9 से 10 बजे तक रात को। अगर किसी भी प्रश्न पर आपको संशय है, किसी भी प्रश्न पर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर सलाह मशवरा करना चाहिए, तो आप इसके लिए 9 से 10 बजे का समय हमारे साथ व्हाट्सएप में निकाल सकते हो और अपने कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार देखिए वीकली टेस्ट भी आपसे लिया जाता है। जितना भी हमने पढ़ा होता है, मान लीजिए आदिकाल का हमने संपूर्ण पढ़ लिया तो उसका हम वीकली टेस्ट भी लेते हैं कि आदिकाल में बेशक आपने संपूर्ण पढ़ा है, कितना आपको इसका नॉलेज हुआ है अभी तक। ठीक है। तो हर संडे को इसका वीकली टेस्ट भी लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो हमारे क्लास के या कोर्स के फीचर रहते हैं, अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपको कॉल की फैसिलिटी नहीं मिलती है, इस नंबर पे कॉल नहीं होगी। आप व्हाट्सएप करिएगा, कोई भी आपकी डाउट हो आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ पर पूरा समझ आ गया होगा कि किस प्रकार का हमारा कोर्स रहने वाला है और किस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, फिर भी आपको कुछ पूछना है, तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो और सारी जानकारी ले सकते हो। और तिथि का आपने विशेष ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट होने वाला है 15 सितंबर 2022 से, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा LT-TET का। जो दिसंबर का बीच का समय रहता है 15 या 20 दिसंबर, इसके बीच में आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा LT-TET का। ठीक है ना। तो इन तिथियों को ध्यान में रखिएगा और कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज करिए। आपके लिए अवश्य लाभदायक सिद्ध होगा ये, क्योंकि जिन्होंने भी पहले हमारे कोर्स के माध्यम से स्टडी की थी उनका डेफिनेटली टेट क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि आंसर की चेक करी थी तो अच्छे नंबर बन रहे हैं सभी के। किसी के 115, किसी के 105, सभी के 100+ बन रहे हैं। ठीक है ना। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो बताना है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या नाम दिया था, अर्थात आदिकाल को क्या नाम दिया था? विकल्प में है आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल। तो सही विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। तो जो वीरगाथा काल नाम है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल को दिया था। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है वीरगाथा काल का वर्णन वीरगाथा काल का कवि नहीं है। तो बताना है नीचे कुछ कवि दिए गए हैं, उनमें से एक ऐसा कवि है जिसका संबंध वीरगाथा काल से नहीं रहा है, अर्थात आदिकाल से नहीं रहा है। तो विकल्प में है चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक और मधुकर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी नामदेव। ये वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। बाकी जो चंद्रबरदाई, जगनिक और मधुकर ये सभी वीरगाथा काल अर्थात आदिकाल के कवि माने जाते हैं। और जो नामदेव है ये आपके भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 है। अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको बता देता हूँ हमारी टीम के द्वारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च कर दिया गया है। वहाँ पर आपको डेली प्रत्येक व्याख्यान का PDF दे दिया जाता है उत्तर सहित। इसके पश्चात वहाँ पर आपको डेली HPG के, डेली करंट अफेयर, डेली इंडिया GK और वर्ल्ड GK की चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाती है, PDF उपलब्ध करवा दी जाती है। अगर आप लोग उससे जुड़ना चाहते हो तो आप 8219312129 पे संपर्क करिए। आपके प्रत्येक सवाल का उत्तर वहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो बताना है वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किन्हें माना जाता है? विकल्प में है चंद्रबरदाई, जगनिक, विद्यापति या दलपति विजय। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए, चंद्रबरदाई। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने चंद्रबरदाई को वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। ठीक है। तीसरे का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। बाकी जगनिक, दलपति विजय और विद्यापति ये सभी आदिकाल के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 4, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूँगा सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आपकी आगामी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता के बारे में पूछा गया है जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनिक या विद्यापति।
तो यहाँ पर चौथे का सही विकल्प बी हो जाएगा। चंद्रबरदाई जो थे ये पृथ्वीराज रासो के रचनाकार माने जाते हैं। इसी के पश्चात आपको कुछ एक तथ्य बता देता हूँ। जो चंद्रबरदाई थे ये पृथ्वीराज रासो के मित्र माने जाते हैं। इसके पश्चात कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो चंद्रबरदाई है इनका जन्म स्थान कहाँ पर है। तो जो चंद्रबरदाई जी है इनका जन्म स्थान लाहौर माना जाता है, ठीक है ना, लाहौर में। और ये षड भाषा के ज्ञाता भी माने जाते हैं। इसके पश्चात इन्हें व्याकरणाचार्य माना जाता है, ज्योतिष आचार्य माना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है 5 कबीरदास की भाषा थी। विकल्प में है ब्रज, कन्नौजी, सधुकड़ी, खड़ी बोली। तो जो पांचवें का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, सधुकड़ी। कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी कहा जाता है। आपके लिए एक और प्रश्न यहाँ से छोड़ दूंगा। आपने बताना है कि जो कबीरदास थे इन्हें भाषा का या हिंदी का डिक्टेटर किसने कहा था, ठीक है ना, ऐसा कुछ प्रश्न है तो बताना है आपने किसने कहा है इन्हें डिक्टेटर। अगला प्रश्न है 6 कटकटान कपि कुंजर भारी दुहु भुजदंड तमकी मही मारी डोलत धरनी सवापद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। विकल्प में है तुलसीदास, जायसी, देव या नूर मोहम्मद। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा ए, तुलसीदास। तुलसीदास, जायसी ये दोनों ही भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं राम भक्ति काव्य, तो राम भक्ति काव्य का वृक्ष तुलसीदास जी को माना जाता है। अगर आगे यहाँ पर आपके पास प्रेम मार्ग की शाखा का वृक्ष किसे माना जाएगा तो वो जायसी हैं। और जो देव और नूर मोहम्मद है, जो नूर मोहम्मद होंगे आपके, ये भी आपके प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। और जो देव हैं ये आपके रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। तो छठे का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न है 7वां नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर हंसत जो देखा हंसवा दसन ज्योति नगहीर। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन होंगे। विकल्प में है तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास या जायसी। 7वें का सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पर 7वें का सही विकल्प हो जाएगा सी, जायसी। हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप लोगों को हमारी पहल अच्छी लगती है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देख रहा हूँ आप लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अगर आप लोगों को सच में अच्छी नहीं लगती वीडियो तो मैं इस सीरीज़ को स्टॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये सभी आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर रहता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न पूछा गया है शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो बताना है कि जो शिवा बावनी के रचनाकार कौन होंगे। विकल्प में है पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनीक। तो 8वें का सही विकल्प बताइए क्या आएगा यहाँ पर। तो 8वें का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण होंगे। अगला प्रश्न है 9 नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोए जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन होंगे। विकल्प में है तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल या केशवदास। तो बताइए 9वें का सही विकल्प क्या होगा। तो 9वें का सही विकल्प होगा बिहारी लाल या बिहारी दास की ये पंक्ति या कथन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसके पश्चात कई बार आपसे ये ग्रामर का प्रश्न पूछा जाता है कि रचयिता कैसे लिखा जाता है। हम लोग गलती में, आप नहीं सभी, इस प्रकार से रचयिता लिख लेते हैं। तो ये जो रचयिता का ये वाला रूप है पूर्णतः गलत है। इस प्रकार से रचयिता नहीं लिखा जाता है। रचयिता इस प्रकार से लिखा है, ये बिल्कुल सही रूप होगा इसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे। विकल्प में है अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा। तो 9वें का सही विकल्प हो जाता है विकल्प बी, मैथिली शरण गुप्त ने ये पंक्तियाँ कही थी, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ठीक है। 10वें का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी व्याख्या बता देता हूँ। जो ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त ने अपनी यशोधरा नामक काव्य ग्रंथ है उसमें कही थी। अर्थात
जब भगवान बुद्ध तपस्या के लिए चले जाते हैं तो वो अपनी पत्नी यशोधरा को बिना कहे ही तपस्या के लिए चले जाते हैं। तो इससे निराश होकर यशोधरा, जो कि भगवान महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, वो अपनी सखी से ये अपना दुख प्रकट करती है। इन पंक्तियों से आपको ये दुख झलकित हो रहा होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 11। तो इसमें पूछा गया है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताइए दोस्तों, सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करवाया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो डी होगा सही विकल्प हो जाएगा। और भी तथ्य आपको बता देता हूँ, जैसे जो सूर्यकांत त्रिपाठी का ये छंद था, इसे रबड़ छंद, केंचुआ छंद इत्यादि भी कहा जाता है। उस समय के विद्वानों ने इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था। जब ये अपने जो निराला जी थे, इन्होंने जूही की कली नामक कविता लिखी थी, इनकी जो प्रथम कविता मानी जाती है, इसे इन्होंने इसी छंद में लिखा था। मुक्त छंद था ये एक प्रकार से। ठीक है ना, बांधी हुई परिपाटी को इन्होंने त्याग कर अपना अलग मार्ग निकाला था। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और इन्होंने अपने समय में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना किया है और इसी कठिनाई को मद्देनज़र रखकर इन्होंने राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर इत्यादि कविताओं की रचना भी की है। प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि आप में से वो कौन कौन है जिसने वह तोड़ती पत्थर या राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति को पढ़ा है? जिसने पढ़ा होगा तो वो यस करके बताएगा। ठीक है, देखता हूँ मैं आपको। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, तितली किसकी रचना है? जो तितली है, पहले तो ये बता देता हूँ आपको, ये है उपन्यास। और किसका उपन्यास है? विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही विकल्प का यहाँ पर चयन करें, क्या आएगा? तो जो तितली होगी ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास होगा। तो 12वें का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ से आपको एक प्रश्न दे देता हूँ कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने सन 1903 से लेकर 1920 या 18 के आसपास तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, इनसे पहले एक आचार्य रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि, आचार्य, कवि तो नहीं आलोचक कह सकते हैं, इन्होंने भी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इनसे पहले किसने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, तो उनका नाम आपने बताना है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो 13 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा महादेवी वर्मा की ये रचना हो जाएगी, अतीत के चलचित्र। इसके पश्चात आपको एक और प्रश्न दे देता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कितना प्रश्न देता है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके लाभ के लिए ये प्रश्न दे देता हूँ मैं। तो आपने बताना है कि जो अज्ञे जी हैं इनका पूरा नाम क्या होगा। ठीक है, इंटरव्यू में कभी आप जाएंगे तो वहाँ से आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, अज्ञे का पूरा नाम क्या होगा। वैसे तो अब आपकी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होता है, हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम कई बार ऐसे प्रश्नों से रूबरू हुए हैं, तो इसीलिए आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14, पूछा गया है पल्लव के रचयिता हैं। तो बताइए पल्लव के रचनाकार कौन होंगे? विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए, सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी पल्लव। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो पल्लव है इसके अंदर एक प्रसिद्ध कविता है परिवर्तन, बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित कविता है, जिसमें इन्होंने परिवर्तन के बारे में बताया है, किस प्रकार परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आवश्यक है। परिवर्तन एक नियम भी है प्रकृति का। ठीक है ना, इसके बारे में इन्होंने बताया है किस प्रकार परिवर्तन होता है संसार में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 15, चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध।
तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। जो चिंतामणि है इसके रचनाकार रामचंद्र शुक्ल होंगे। ये जो चिंतामणि है एक प्रकार का निबंधों का संकलन है या आलोचना का संकलन, दोनों चीज़ इसमें दी है, निबंध भी और आलोचना भी। और अब तक चिंतामणि के 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है। इसके पश्चात जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि एक सर्वमानित इतिहास ग्रंथ है। बहुत से विद्वानों ने इसका पूर्ण तौर पर समर्थन करा है, कहीं कहीं पर इसकी आलोचना भी की गई है। अधिकतर अगर नाम हम माने तो नामकरण के तौर पर शुक्ल जी के इतिहास का लोग खंडन करते हैं विद्वान, कई कई नामकरण पे। ठीक है। तो यहाँ से आपने बताना है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर 16, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है। विकल्प में है सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद बल्लभ पंत। तो 16 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। जो जन्मेजय का नागयज्ञ है इसकी विधा भी लिखिए, ये है नाटक विधा की रचना, और किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। इसके पश्चात जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट और ध्रुव स्वामिनी। ये इनके प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 17, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन होंगे। विकल्प में सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और रामधारी सिंह दिनकर। 17 का सही विकल्प क्या होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा विकल्प बी, भगवती चरण वर्मा की ये रचना हो जाएगी। महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षा में ये पूछी जाती है। आगे जो विकल्प डी है रामधारी सिंह दिनकर, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो पहली रचना इनकी है रश्मिरथी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर रचनाएं, कविता कह सकते हैं। अगर कभी आपको समय लगे तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिए रश्मिरथी, आपको इतने सुंदर सुंदर व्याख्यान रश्मिरथी पे मिलेंगे। अगर आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, कभी आपका मन स्टडी करने का नहीं करता है, तो इस तरह की गतिविधि आपको करना चाहिए। जो दिनकर जी है इनकी रचना है रश्मिरथी, उसको अवश्य सुनना। एक है आशुतोष राणा, उसके पश्चात और भी बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। ठीक है। इसके पश्चात मनोज मुंतशिर है, उन्होंने भी इसके ऊपर एक सीरीज चलाई थी, आप वो उसे अवश्य देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने से ये। अगला प्रश्न है 18, तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। विकल्प में है श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो 18वें का सही विकल्प बताइए क्या आएगा। तो जो यहाँ पर विकल्प है इसमें सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, राजेंद्र प्रसाद जो हैं इन्होंने हिंदी में सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसका भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है। 18 का सही विकल्प डी हो जाएगा। तो अब आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा LT टेट और PGT हिंदी और LT कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप 8219312129 पर संपर्क करिए। ठीक है। यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे। बहुत अच्छे कोर्स है ये, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा। हाँ, ये भी बता दूँ आपको, यहाँ पर जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे ये सभी ऑफिशियल आंसर की पर आधारित होंगे। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, सुषमा तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। तो बताना है तभी में क्या होगा। ठीक है। विकल्प ए है तब जमा भी, विकल्प बी है तब जमा ही, विकल्प सी है तब जमा ही, या विकल्प डी। विकल्प डी अभी आप देख लीजिए, विकल्प डी में क्या दिया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प बी, तब जमा ही। ये सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूं उस पार क्या है, पंक्तियाँ किसकी हैं। विकल्प में है महादेवी वर्मा, निराला, पंत, प्रसाद। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा अवश्य बताइए। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा महादेवी वर्मा। ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की हो जाएंगी।
अगला प्रश्न है 3, निम्न में से किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। यहाँ पर एक ऐसी कृति है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है, बाकी सभी रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर तीसरे का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जो तमस नामक उपन्यास है इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं नवाजा गया है। आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ, आपने बताना है कि जो तमस नामक उपन्यास है ये किसका उपन्यास है। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। बाकी जो उर्वशी है, चिदम्बरा है, यामा है। उर्वशी तो यहाँ पर हो जाएगी दिनकर जी की रचना, चिदम्बरा पंत की और यामा महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो इसका भी ख्याल रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 4, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। विकल्प में है काव्य, यात्रा वृत्तांत या जीवनी या डायरी। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या आएगा, चौथे का। तो जो चौथे का सही विकल्प आएगा तो वो आएगा विकल्प बी, अरे यायावर रहेगा याद। यह एक यात्रा वृत्तांत है। और किसका यात्रा वृत्तांत है, अज्ञेय जी का यात्रा वृत्तांत है ये। दूसरा प्रश्न आपके लिए ये छोड़ देता हूँ, आपने बताना है अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 5वां है, कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, कथन किसका है। विकल्प में है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 5वें का सही विकल्प बताइए क्या आएगा। तो 5वें का सही विकल्प होगा डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कथन कहा गया है कि कबीर बाणी के डिक्टेटर थे। इसके पश्चात जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनके द्वारा कबीर की बाणी को क्या कहा गया है, ये प्रश्न भी आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये भी बताना है आपने। ठीक है, अगला प्रश्न है 6, निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। विकल्प में है सीलबंद, काजू, पोस्ट कार्ड या चॉकलेट। तो छठे का सही विकल्प बताइए क्या आएगा। तो छठे का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सीलबंद जो है यह संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 7, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। विकल्प में है सूरदास, रैदास, कुंभनदास या नंददास। तो 7वें का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है रैदास, ये आपके अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते हैं। बाकी सूरदास, कुंभनदास और नंददास ये तीनों ही अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। जो अष्टछाप में कई बार प्रश्न पूछा जाता है अष्टछाप में कितने कवि हैं, तो आप अष्ट से ही ये पता लगा सकते हैं कि इसमें 8 कवि होंगे। ठीक है, इसमें जो विट्ठलनाथ जी थे, विट्ठलनाथ जी के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8, आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। तो बताना है कि जो आदिकालीन काव्यधारा उसमें क्या उपलब्ध नहीं है। विकल्प में है जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य या सिख साहित्य। इजी सा प्रश्न है, आशा करता हूँ सभी इसका सही विकल्प का चयन करेंगे। तो जो आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं होगा तो वो विकल्प डी, सिख साहित्य उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, बाकी जैन साहित्य, नाथ साहित्य और जो सिद्ध साहित्य ये नहीं होगा, ये तीनों ही होंगे। जैन साहित्य भी होगा, नाथ साहित्य भी होगा और सिद्ध साहित्य भी होगा, पर जो सिख साहित्य है ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, पंक्तियाँ किसकी हैं। विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी या सोहनलाल द्विवेदी। तो 9वें का सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर। तो जो 9वें का सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प ए, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियाँ हो जाएंगी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बाकी जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनके द्वारा भी एक प्रसिद्ध कविता लिखी गई है पुष्प की अभिलाषा, ये भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है यहाँ पर 10, इसमें पूछा गया है फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल में
क्या विशेषता झलकती है या क्या विशेषता उसकी है फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल की? विकल्प में है ठेठ देशीयता, जीवन दर्शन, प्रेम कथा या राष्ट्रीयता। तो 10वीं का सही विकल्प बताइए क्या आएगा? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 10वीं का विकल्प ए, जो फणीश्वरनाथ रेणु का है मेला आंचल उपन्यास। इसमें ठेठ देशीयता का प्रदर्शन हमें मिलता है। इसी के साथ जो मेला आंचल है इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है 11, मधुमालती के लेखक होंगे। विकल्प में है कुतुबन, मंजन, मुल्ला दाऊद या जायसी। तो 11 का सही विकल्प बताइए क्या होगा? तो जो मधुमालती के लेखक होंगे तो ये हो जाएंगे आपके मंजन। यहाँ से आपको एक टिक बता देता हूँ याद करने की। देखिए मधु के आगे म लगा है, उसी प्रकार मंजन में म आगे लगा है, म से म आप मिला दीजिए तो मधुमालती और मंजन हो जाएगा। जो मधुमालती ये रचना कई बार पूछी जाती है किस काल की है? भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्यधारा की ये रचना मानी जाती है। विकल्प में जितने भी कवि दिए गए हैं ये सभी सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। जो जायसी है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। उसके पश्चात आखिरी कलाम या अखरावट भी इनकी रचना है, प्रसिद्ध रचना है ये। जो पद्मावत है इसे महाकाव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है 12, भोजपुरी मुख्यतः किस प्रदेश की बोली है? विकल्प में है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो 12 का सही विकल्प बताइए क्या आएगा? तो यहाँ पर 12 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, भोजपुरी बिहार में बोली जाती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ हमारी टीम के द्वारा LT टेट, LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए पेड व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले एक लॉन्च कर दिया गया था, वो पूरा पैक हो गया है। अब दूसरा आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। नंबर है 8219312129 पे आप संपर्क करिए, वहाँ पर आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर बता देता हूँ आपको जितने भी व्याख्यान होते हैं, मान लीजिए जैसे ये व्याख्यान है, इसका भी PDF वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके पश्चात वहाँ पर डेली करंट अफेयर मिलता है, डेली इंडिया GK, वर्ल्ड GK मिलता है और डेली HPGK मिलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको वहाँ पर मिलेंगी जो आपको अन्य मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है ना, आपकी तैयारी वहाँ पर डेली करवाई जाएगी। इसी के साथ डेली वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। अगर इंटरेस्टेड हो तो संपर्क अवश्य कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न संख्या है 13, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में लिखी गई है या किस भाषा में मिलती है? विकल्प में है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या मैथिली। तो यहाँ पर 13 का सही विकल्प बताना है क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, ब्रजभाषा में कृष्ण काव्य की अपार संपदा मिलती है। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न आपके लिए ये छोड़ देता हूँ यहाँ से। आपने बताना है कि जो सूफी काव्यधारा थी उन्होंने अधिकतर किस भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, जो रामचरितमानस है उसकी भाषा भी आपने बतानी है। चलो रामचरितमानस की भाषा में बता देता हूँ, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। उसी प्रकार जो पद्मावत महाकाव्य है ये भी अवधी भाषा में लिखा गया है। याद रखना है, जो रामचरितमानस है अवधी भाषा में लिखा गया है और पद्मावत है यह भी अवधी भाषा में लिखा गया है। एक प्रश्न छोड़ देता हूँ यहाँ से, ऐसे कैसे जाने दूँ। चलिए आपको बताना है कि जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। सरल सा प्रश्न है, आपने इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 के पश्चात। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जाना मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जाना मुझे। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ पूछी गई है, इनमें कौन सा रस होगा। पंक्तियाँ फिर से पढ़ता हूँ। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जाना मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जाना मुझे। तो इन पंक्तियों में बताना है कौन सा रस है। विकल्प है करुण रस, वीर रस, रौद्र रस या भयानक रस। तो सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर क्या आएगा 14 का? तो यहाँ पर जो 14 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है 15, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। विकल्प में है 27, 33, 31 या 30। तो 15 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो जो संचारी भावों की संख्या मानी जाती है 33। ठीक है, और
एक प्रश्न आपसे ये पूछूंगा कि जो रसों की संख्या कितनी मानी गई है आचार्य भरत मुनि के अनुसार? भरत मुनि के अनुसार आपने बताना है रसों की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। 16 रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? विकल्प में है यमक, श्लेष, वक्रोक्ति या उपमा अलंकार है। तो 16 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो 16 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। इस पंक्ति को ध्यान से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पंक्ति सीधे सीधे पूछी जाती है, रहीमन पानी राखिए, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? विकल्प में है निराला, मुक्तिबोध, नरेश मेहता या रघुवीर सहाय। 17 का सही विकल्प क्या होगा? ये जो कुकुरमुत्ता है निराला की रचना हो जाएगी। ये यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। कई बार निराला का पूरा नाम भी पूछा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पूरा नाम होगा। तो यहाँ से निराला जी की और भी रचनाएं आपको बता देता हूँ। जो जूही की कली है तो ये इनकी पहली रचना मानी जाती है, ये पहली कविता इसे माना जाता है। इसके पश्चात कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो निराला जी की जूही की कली थी इसे किस संपादक के द्वारा छापने से इनकार कर दिया गया था? तो ये थे सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे छापने से इनकार कर दिया था। छापने का इनकार करने का उनका तर्क था ये कि इसमें अश्लीलता के तत्व पाए गए हैं, इसलिए वे इसे छापने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, और निराला की अन्य कृतियाँ बता देता हूँ। एक तो जो राम की शक्ति पूजा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह तोड़ती पत्थर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। और सरोज स्मृति, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं या कविता हैं। ठीक है, इनका भी ध्यान रखना है। और जो मुक्तिबोध है विकल्प भी इनकी है, अंधेरे में, बहुत प्रचलित कविता है इनकी, ये लंबी कविता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार किस वाद से संबंधित हैं? विकल्प में है नकेनवाद, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद या प्रयोगवाद। तो 18 का यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, नकेनवाद। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नकेन, ये जो 3 शब्द है यहाँ से यहाँ पर तो 2 कवि दिए हैं, एक और भी है। न से हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, और क से हो जाएगा केसरी कुमार, और लास्ट का जो न है, एक देखिए, एक न से तो हो गया नलिन विलोचन शर्मा, फिर के से हो गया केसरी कुमार, और फिर जो लास्ट में न फिर से आता है इससे हो जाएगा नरेश कुमार या नरेश। ये सीधे याद रखिए, इन तीनों कवियों के नाम से ये बात प्रचलित हुआ है, नकेनवाद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 परिंदे कहानी के लेखक कौन हैं? विकल्प में है निर्मल वर्मा, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी। तो 19 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। 19 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, निर्मल वर्मा की ये कहानी हो जाएगी परिंदे। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न आपसे बनता है कि जो परिंदे कहानी है इसकी मुख्य पात्रा कौन है? तो जो इसके प्रमुख पात्रों में मानी जाती है लतिका, याद रखना है। कई बार ये प्रश्न बन सकता है आपसे कि जो लतिका है निम्न में से किस कहानी की पात्रा है? तो ये परिंदे कहानी की पात्रा होगी। इसके पश्चात डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन गिरीश, मिस्टर वुड, मिस वुड, फादर एलमंड इत्यादि भी इसके पात्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। प्रश्न संख्या 20 है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है? विकल्प में है प्रेमाश्रम, गोदान, रंगभूमि या कर्मभूमि। तो 20वें का सही विकल्प क्या आएगा बताइए। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा गोदान। तो जो गोदान है प्रेमचंद जी का एक महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है। इसमें जो होरी है, इसमें होरी और धनिया इसके प्रमुख पात्र माने जाते हैं। ठीक है ना। इसमें जो होरी की एक अभिलाषा थी कि वो गाय ले, किसी तरह वो गाय भी ले लेता है, परंतु अंत में उसके जो भाई है हीरा वो उसे जहर देकर मार देता है। तो इस प्रकार की इसकी कथा है।
अगला प्रश्न है 21, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये कथन किसका है? विकल्प में है निराला, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 21 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए निराला। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब, प्रश्न संख्या 22, रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? सबसे पहले तो अपने याद रखना है, विधाएं पूछी जाती है कि जो रतिनाथ की चाची है ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। और किसकी रचना है ये? विकल्प में है रेणु, नागार्जुन, शिव पूजन सहाय या मार्कंडे। तो 22 का सही विकल्प बताइए क्या आएगा? तो जो रतिनाथ की चाची है ये नागार्जुन की रचना या उपन्यास माना जाता है, ठीक है। तो 20 सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 23, पूछा गया है माया महा ठगिनी हम जानी पंक्ति किसकी है? विकल्प में है तुलसी, जायसी, कबीर या रैदास। तो 23 का सही विकल्प क्या आएगा? तो 23 का सही विकल्प आएगा यहाँ पर कबीर। कबीर की ये पंक्ति हो जाएगी माया महा ठगिनी, ठीक है। बाकी जो तुलसीदास है, जायसी है, रैदास है, ये चारों ही भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। जो रैदास और कबीर हैं ये माने जाते हैं निर्गुण संप्रदाय के अंतर्गत। जायसी भी माने जाते हैं पर ये सूफी काव्यधारा के अंतर्गत होंगे। और जो तुलसीदास हैं ये राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, सगुण काव्यधारा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 24, रतिहास शोक आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत आती है? विकल्प में है संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव या फिर विभाव। तो 24 का सही विकल्प क्या आएगा यहाँ पर? तो 24 का यहाँ पर जो सही विकल्प आएगा तो वो आएगा विकल्प सी, स्थायी भाव के अंतर्गत ये आएंगे रतिहास शोक आदि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 25, उदंत मार्टन किस प्रकार का पत्र है? विकल्प में है पाक्षिक, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक। तो 25 का सही विकल्प बताना है आपने। तो 25 का सही विकल्प हो जाएगा ये एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक है। इसे हिंदी का प्रथम पत्र होने का भी गौरव प्राप्त है। जो पंडित जुगल किशोर थे कानपुर के रहने वाले, उन्होंने इसे प्रथमतः निकाला था, ठीक है। इसे हिंदी का प्रथम पत्र मानते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, एलटी कमीशन, एलटी टेट या हिंदी साहित्य की कोई भी और परीक्षा हो उसके लिए ऑनलाइन पेड बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए। संपर्क सूत्र है 8219312129। तो अवश्य संपर्क करिए, आपको इससे जुड़कर अवश्य लाभ होगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 26, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? विकल्प में है 1893, 1855, 1847 या 1978। तो 26 का सही विकल्प क्या आएगा? तो 26 का सही विकल्प आएगा विकल्प ए, 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो कई बार जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो ज़्यादातर बच्चे जो 1896 कर देते हैं, पता नहीं उन्होंने कौन सा कन्फ्यूज़न पाला है जो 1896 करते हैं। तो यहाँ पर 1896 नहीं होगा, जो सभा की स्थापना हुई थी ये पहले हुई थी 1893 में। और जो नागरी प्रचारणी पत्रिका थी इसका 1896 में प्रकाशन किया गया था, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है, ये छोटी छोटी ही गलतियाँ आपको एग्जाम में पीछे कर देती हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अन्नामदास का पोथा उपन्यास किसका है? याद रखिएगा क्या है ये अन्नामदास का पोथा, यह उपन्यास है, ठीक है ना। विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद्र जोशी या उपेंद्रनाथ अश्क। यहाँ से एक और बात भी आपको स्पष्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर टिक लगाए हुए हैं, आपने टिक के हिसाब से नहीं जाना है। किसी प्रश्न का उत्तर तो टिक के हिसाब से सही होगा, पर अधिकतर प्रश्न ऐसे हैं कि जिस भी अभ्यर्थी का ये प्रश्न पत्र है उसने गलत किए हैं, तो टिक पे मत जाइए। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा उस पर ध्यान देना है आपने, ठीक है ना। अपना पूरा प्रयास आप कीजिए, आप सही विकल्प का चयन करें। तो 27 का सही विकल्प बताइए क्या आएगा? अन्नामदास का पोथा उपन्यास विधा की रचना है और किसका होगा ये? तो ये हो जाएगा विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इनका एक और उपन्यास है, बहुत प्रचलित है, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो आप समझेंगे यार बाणभट्ट की आत्मकथा दिया है, आत्मकथा ही इसकी विधा होगी, पर ये बाणभट्ट की आत्मकथा
इसकी विदा आत्मकथा नहीं, यह भी उपन्यास विधा की रचना होगी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28, आषाढ़ का एक दिन रचना के लेखक होंगे। विकल्प में है मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, दुष्यंत कुमार। तो 28 का सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा जो आषाढ़ का एक दिन है, यह एक नाटक है। ठीक है, नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार हो जाएंगे मोहन राकेश। इसके पश्चात इनकी अन्य रचनाएं भी पूछी जाती है। आधे अधूरे किसकी रचना है, तो ये भी मोहन राकेश की ही रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है 29, खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा। विकल्प में है A, B, C, D। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर। खंडहर का तत्सम शब्द पूछा गया है। 29 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प C, खंडगृह। पहले खंडगृह था, उसके पश्चात बना है आपका खंडहर। ठीक है, तत्सम होता है संस्कृत के अनुसार शब्द, और तद्भव होता है जो खंडहर है, ये होगा आपका तद्भव शब्द। खंडहर तद्भव शब्द होगा और खंडगृह ये आपका हो जाएगा तत्सम शब्द।